हाँ, इस पे माइनस एक्स डायरेक्शन लगेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये बताओ ए पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बी पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो कितना होगा? हाँ, इसका आंसर होगा -1। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का -1। केवल मैग्नीट्यूड पूछता तो आंसर होता हम लोग का +1। ये डायग्राम देखो, इसमें भी दोनों सेम नेचर का चार्ज है, लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं रखा हुआ है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर है। बी पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ लगेगा और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे लगेगा। इसी तरह से इसका बताओ। नहीं, बी पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ लगेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ नहीं। ए पर लगने वाला फोर्स, बी लगाएगा ए पर रिपल्सिव फोर्स, इसका आंसर होगा थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ और 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? वही आंसर रहेगा कि बदल जाएगा? सेम रहेगा। हाँ, इसका भी आंसर होगा हम लोग को -1। ओके, इसमें बी पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन, इनर। हाँ, इनर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे -x डायरेक्शन। -x डायरेक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, तो -x डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरह से ए पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन, दोनों चार्जेज अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो बी ए को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका डायरेक्शन होगा +x। इसका आंसर वही रहेगा कि बदल जाएगा? सेम रहेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि इस बार दोनों चार्जेज अपोजिट नेचर के हैं तो ये +1 आएगा, नहीं। इसका आंसर हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ से बताते हैं, एक्शन रिएक्शन है। बी पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन, इस बार बी पर थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ फोर्स लगेगा जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। हाँ, इसमें देखो, इसका जो लास्ट का ये जो आंसर था ये -1, ये इसलिए होगा कि ए लगाएगा बी पर फोर्स और बी लगाएगा ए पर फोर्स। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो बी पे लगने वाले फोर्स को कहेंगे -10 न्यूटन, तो ए पे लगने वाला फोर्स होगा +10 न्यूटन, तो दोनों का रेशियो आएगा हम लोग को -1। हाँ, ये थर्ड इसका आंसर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ लगेगा ए पर फोर्स और एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल ही बनाएगा। इसका आंसर सेम रहेगा। चार्ज के पॉजिटिव निगेटिव होने से, चार्ज का ओरिएंटेशन चेंज होने से दोनों चार्जेज पे लगने वाले फोर्स का रेशियो चेंज नहीं होता है, वो वही रहेगा। इसमें देखो, दोनों चार्जेज माइनस माइनस है लेकिन नेचर सेम है, तो बी पे लगने वाला फोर्स रिपल्सिव ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? +x।
इसी तरह से ए पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन -x, और रेशियो कैलकुलेट करेंगे, वही आंसर होगा कि आंसर बदल जाएगा? सेम रहेगा, -1। हाँ, इसमें देखो दोनों चार्जेज नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो दो बी पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन, अगेन यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो डायरेक्शन हम लोग को बी पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ 30 डिग्री एक्स एक्सिस से, ए पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन रिपल्सिव है तो ए पर लगेगा थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर, और ये रेशियो सेम आएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सब बेसिक बेसिक हमने डायरेक्शन पे बात कर लिया और थोड़ा सा मैग्नीट्यूड का आइडिया लगा दिया। ये देखो, ये कूलम्स लॉ जो है वो वेक्टर फॉर्म में है। ए लगाएगा बी पर फोर्स और बी लगाएगा ए पर फोर्स। ए पर चार्ज है पॉजिटिव प्लस क्यू, बी पर भी चार्ज है पॉजिटिव स्मॉल क्यू। ए का कोऑर्डिनेट है 0,0, बी का कोऑर्डिनेट है ए, बी। बी पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन लिखो। इस बार बातचीत में नहीं लिखना है, हमें कोऑर्डिनेट दिया है तो मैथ में लिखना है, बिल्कुल। तो बी पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? कॉपी में सब लोग लिख लिए हो, यहां पे नहीं लिख पाओगे, अब ये आंसर मैच करो। ये होगा बी पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन। बी पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? राजेश, अभी मैं एक्सप्लेन इसको तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं अलग बता दूंगा। तो एक बार तुम चेक कर लो राजेश कि ये जो फॉर्मूला या चीज़ें जो मैं पूछ रहा हूँ ये क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर नहीं है इसका मतलब थ्योरी थोड़ा वीक है, तो उसको सही से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अभी एक बार आइडिया ले लो कि तुमको क्या इसमें समझ में आ रहा है, किसका आंसर दे पा रहे हो, किसका आंसर नहीं दे पा रहे हो। ठीक, ये आंसर होगा कि फोर्स कौन लगा रहा है? ए, तो चार्ज हो गया कैपिटल क्यू। किस पे लग रहा है फोर्स? बी, तो चार्ज होगा क्यू, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस है √a² प्लस b²। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा। तो बी पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मैंने लिख दिया, बी पे लगने वाले फोर्स का मैंने डायरेक्शन भी लिख दिया। तो बी पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखेंगे? कॉपी में लिखो। तो ये फोर्स होगा, देखो, ए वेक्टर एफ इक्वल टू, और ये जो के क्यू क्यू बाई a² प्लस b² लिखा गया है ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और उसके बगल में देखो उसका डायरेक्शन लिखा है। किसी भी वेक्टर को लिखेंगे तो उसका दो पार्ट होगा, एक मैग्नीट्यूड का पार्ट और एक डायरेक्शन का पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई a² प्लस b², ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और उसके बगल में बॉक्स में जो लिखा हुआ है ये उसका डायरेक्शन हो गया। तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। फोर्स ऐसे लिखेंगे। इसको देखो, इसमें ए का कोऑर्डिनेट 0,0 नहीं है, ए का कोऑर्डिनेट a, b है, और बी का कोऑर्डिनेट c, d है। अब बताओ, बी पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन देखो, कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं? आंसर कमेंट चैट में लिखो कि ये वाला चीज इसका लिख पा रहे हो कि नहीं, कुछ याद आ रहा है? केवल डायरेक्शन लिखना है।
इसका ये आंसर है, इसका डायरेक्शन ये है। अब आया मैग्नीट्यूड का बारी। ओके, कोई बात नहीं, अभी वीक है तो प्रैक्टिस करने पे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अभी देख लो। इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे फोर्स का तो ये होगा। और यदि मुझे टोटल फोर्स पूछा तो टोटल फोर्स कैसे लिखा जाता है? पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसके बगल में डायरेक्शन लिखेंगे, तो इसका ये आंसर होगा। देखो, शुरू के ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है और उसके बगल के ब्रैकेट में डायरेक्शन लिखा हुआ है। यहां तक कंप्लीट हो गया। ओके, इसको देखो, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, चार्ज ए है और चार्ज बी है। चार्ज ए का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर और चार्ज बी का पोजीशन वेक्टर दिया है r2 वेक्टर। हमें बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पार्टिकल बी पर कितना लग रहा है पार्टिकल ए के कारण। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल बी बाय पार्टिकल ए। अब ये फोर्स पूछा है तो तुम्हें मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा और डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। ट्राई करो, कुछ याद आ रहा है तो कॉपी में उसको नोट करो। इसका आंसर होगा ये। नहीं, वो केवल R2 माइनस R1 नहीं, वो नहीं होगा राजेश, वो गलत आंसर है। ये आंसर होगा इसका। अब इसी तरह से इसका आंसर बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए पर बताना है, कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है, तो यही आंसर आएगा कि आंसर बदल जाएगा? आंसर यही होगा, लेकिन इसमें एक माइनस आ जाएगा, तो इसका आंसर ये लिखेंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ें। हाँ, अब देखो थोड़ा डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, दो चार्जेज हैं, प्लस क्यू और प्लस स्मॉल क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। इसको एयर में रखा गया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बी पर लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। तो इसका बना बनाया फॉर्मूला है कूलम्स लॉ से, हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये होगा के क्यू क्यू बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस डी का स्क्वायर। जहां ये स्मॉल क्यू है वो 9 इंटू 10⁹ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यही चीज अगर दोनों सेम चार्जेज हैं, डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन उसको वाटर में रखा गया है और वाटर के बगल में देखो लिखा हुआ है कैपिटल के, वो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज बी पर कितना लगेगा? वही लगेगा कि बदल जाएगा? टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या फॉर्मूला होगा? अब इसका आंसर होगा ये, कैपिटल क्यू, पहले जो फोर्स लग रहा था वो तो है ही, केवल कैपिटल के से डिवाइड हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो ये समझ में आता है कि दो चार्जेज को अगर एयर में रखेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और वाटर में रखेंगे तो फोर्स कम लगेगा। हाँ ठीक है। अब ये छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन है, उसका देखो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है?
9 इंटू 10⁹9। एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये एग्जाम में कई बार पूछता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी तरह से एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा। तो इसका आंसर है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। उल्टा हो जाएगा इसका। ओके, अब ये एक क्वेश्चन देखो, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी सेम थिंग है? एक ही बात है कि अलग बात है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज की अलग चीज? दोनों सेम चीज है। नहीं, दोनों सेम चीज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी सेम ही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है? यह है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन और यही रिलेटिव परमिटिविटी का भी डेफिनेशन है। मटेरियल की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस में परमिटिविटी, उसके रेशियो को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? ये तो आसान सवाल है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रिलेटिव परमिटिविटी का भी कोई यूनिट नहीं होता है। क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक से कम हो सकता है? नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक से कम नहीं होता, ये एक से हमेशा बड़ा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक से बड़ा होगा और फ्री स्पेस के लिए 1 होगा। एयर के लिए हम लोग 1 एज्यूम करते हैं, 1 के आसपास में होता है। ठीक, अब देखो ये कुछ सिंपल सिंपल चीज है। देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट चार्ज है Q, दूसरा है Q, उनके बीच का डिस्टेंस है D, एयर में रखे हैं। मान लो उस पर फोर्स लग रहा है F। अब देखो सब कुछ सेम रखे, केवल डिस्टेंस को 2D कर दिए हैं। तो डिस्टेंस को जब तुम 2D करोगे तो डिस्टेंस फोर्स क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 नीचे में आ जाएगा। डिस्टेंस को 3D करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो फोर्स F/9 हो जाएगा। D/2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो लेकिन इस बार डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। 2D करेंगे तो इसके कारण 4 नीचे आएगा, लेकिन चार्ज को भी डबल किए हैं तो 2 ऊपर आएगा, तो 2/4, तो ये हो जाएगा F/2। इसको भी डबल किए, इसको भी डबल किए, तो ऊपर में 2 × 2 4 आया, और डिस्टेंस में भी 2D है तो स्क्वायर किए तो 4, तो 4 नीचे भी आया, तो इन दोनों के कारण 4 ऊपर और इसके कारण 4 नीचे, तो फोर्स वही रह जाएगा। इसमें देखो चार्ज को डबल कर दिए, पहले चार्ज को, दूसरे चार्ज को ट्रिपल कर दिए, डिस्टेंस को 5 गुना कर दिए और वाटर में रख दिए, तो अब कितना फोर्स लगेगा बताओ। देखो आंसर सही लिखा हुआ है कि नहीं? इसको डबल किए तो इसके कारण ऊपर में 2 आ गया, इसको ट्रिपल किए तो इसके कारण यहाँ पर 3 आ गया,
और इसको 5 गुना किए हैं तो इसके कारण 25 नीचे में चला आया, और वाटर में रखे तो वाटर का के 80 होता है तो इसके कारण 80 नीचे में चला आया, और फोर्स F पहले लग रहा था तो वो भी लगेगा। क्लियर है यहां तक? तो ओके बोलो। ठीक, अब ये देखो, चार्ज ए है, चार्ज बी है, चार्जेस दिया हुआ है, उसका मास दिया हुआ है। पार्टिकल बी पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये लिखेंगे हम लोग प्लस के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर। ठीक, अब दोनों पार्टिकल का मास है तो दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो पार्टिकल बी पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? तो -x डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? तो इसका आंसर ये होगा, तो पार्टिकल बी पे दो फोर्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स +x डायरेक्शन में लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स -x डायरेक्शन में लगेगा। मुझे दोनों फोर्सेस का रेशियो बताना है, तो रेशियो जब कैलकुलेट करोगे तो देखो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये रेशियो आएगा हम लोग को इस तरह से। इसको देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस पे चार्ज को रखा गया है। चार्ज ए पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका डायग्राम बनाना है। चार्ज ए पर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एक बी लगाएगा एक सी लगाएगा, तो दोनों वेक्टर को कॉपी में ड्रॉ करो। ड्रॉ करते समय जब हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो किस कोऑर्डिनेट में लगेगा वो दिखाना रहता है, और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो भी दिखाना रहता है, तो अपने से कॉपी में ड्रॉ करो। बी के कारण ए पर जो फोर्स लगेगा, सी के कारण जो ए पर फोर्स लगेगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ लगेगा। मान लेते हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ, तो एफ कितना होगा? हाँ, ये तो हम बता सकते हैं। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाएगा। अब इसी तरह से बी ए पर जो फोर्स लगाएगा वो थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ होगा, और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी वही होगा क्योंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो ये भी फोर्स हम लोग को एफ ही लगेगा और एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल 60 डिग्री बनाएगा। तो पार्टिकल ए पर लगने वाला दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन हम लोग बता दिए, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो लिख दिए। अब ये एफ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा के क्यू इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। देखो, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा बिल्कुल वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि दोनों वेक्टर सिमेट्रिकल है, आइसोसेलस है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब इसका यदि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर होगा √3f। क्या यहां तक कर लिए हो? ये √3f आएगा, ये समझ में आ रहा है? ओके, इसमें देखो मैंने एक चार्ज को बदल दिया, चार्ज बी अब -q हो गया। अब तुमको ए पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बनाना है। दो फोर्स लगेगा, दोनों को अपने कॉपी में बनाओ।
सी जो फोर्स लगाएगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ लगाएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एंगल कितना होगा, अच्छा एफ, फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ मान लेते हैं, और एफ हम आसानी से बता सकते हैं दोनों के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर, ठीक है। एंगल, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब बी ए पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन फोर्थ कोऑर्डिनेट की तरफ होगा, और ये भी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, और मैग्नीट्यूड होगा हम लोग को एफ। तो फिर से आइसोसेलेस वेक्टर्स बन गया, और उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से जाएगा, सिमेट्रिकल है, और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड इस बार एफ ही होगा। दो आइसोसेलेस वेक्टर्स जिसके बीच एंगल 120 डिग्री होता है, उसका रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड वही होता है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड एफ होगा। आगे चलते हैं, इस तरह का दिया हुआ है, ए पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायग्राम बनाओ, और एंगल लिखना, दो फोर्सेस लगेंगे ए पर, एक सी के कारण और एक बी के कारण। सी के कारण लगेगा प्लस वाई डायरेक्शन में, और बी के कारण लगेगा सेकेंड कोऑर्डिनेट की तरफ। सी के कारण लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ मान लेते हैं, देखो एफ सही लिखे हैं कि नहीं, के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर, हाँ ये होगा। बी के कारण ए पर लगने वाला भी फोर्स इस बार एफ होगा, नहीं इस बार एफ नहीं होगा, डिस्टेंस ए और बी के बीच √2d है, तो इस बार इसका मैग्नीट्यूड एफ बाई 2 हो जाएगा, √2d का स्क्वायर तो हो जाएगा 2d स्क्वायर, तो जितना सी लगा रहा है उससे आधा फोर्स लगाएगा, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा 45 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। पैरेललोग्राम रूल से हम लोग उसको निकाल सकते हैं कि हाँ वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले अपने से लिखो कॉपी में, कितना मैग्नीट्यूड आना चाहिए, ये होगा इसके मैग्नीट्यूड का आंसर। इसको देखो, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ए पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टोटल किधर होगा और कितना होगा ये बताना है। सी से ए देखो मिला दिए लाइन, इसका लेंथ कितना होगा, √d² प्लस y², ओके। ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल है थीटा, ठीक है। इसी तरह से ए को बी से मिला दिए तो ये जो लाइन बनेगा इसका डिस्टेंस कितना होगा, सेम होगा, √d² प्लस y²। ये एंगल कितना होगा, वही होगा कि अलग होगा, सिमेट्रिकल है, जैसा दाएं वैसा ही बाएं, तो एंगल भी ये थीटा होगा। ओके, अब ये डायग्राम बन गया। अब ए पे लगने वाला जो फोर्स है उसको बना रहे हैं। तो सी ए पर फोर्स लगाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ, ठीक है, और ये जो लाइन है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड देख लो, एफ जो होगा वो के क्यू क्यू बाई सी से ए का जो डिस्टेंस है रूट में जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे तो d² प्लस y² हो जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया एफ का। हाँ ये तो सही है। ये एंगल देखेंगे तो कितना होगा, थीटा होगा कि 90 माइनस थीटा होगा,
तो यहाँ जो थीटा लिखा हुआ है वो वर्टिकल के साथ लिखा हुआ है, और इधर भी जो मैंने दिखाया है वो वर्टिकल के साथ दिखाया है, तो एंगल तो थीटा ही होगा। ठीक, सी का लगने वाला फोर्स बना दिए। इसी तरह से बी जो फोर्स लगाएगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ लगाएगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग होगा? सेम मैग्नीट्यूड होगा। चार्जेज भी सेम है, दोनों चार्जेज सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ये एंगल भी वही होगा। अब देखो यहाँ पे फिर से आइसोसेलेस वेक्टर वाला केस बन गया, और दोनों के बीच एंगल है 2 थीटा, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर होगा। क्या इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता सकते हो? इसका मैग्नीट्यूड ये होगा 2f cos थीटा। तो टोटल फोर्स है tf जिसको लिखे हैं, तो ये क्या होगा 2f cos थीटा, और f पहले कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसको वहां पुट कर दिए। देखो f पुट कर दिए हैं के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा लिखेंगे बेस y डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो f पुट कर दिए हैं ये वाला चीज, और cos थीटा इस ट्रायंगल से ये वाला चीज पुट कर दिए, तो ये आंसर होगा इसका। क्लियर है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखो ये जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पर, ये इतना भयानक सा इसका इक्वेशन बना है। अगर तुम याद करो तो ऐसा ही सेम एक और जगह इक्वेशन बनता है, वो है रिंग के केस में एक्सियल पॉइंट पर। ठीक, तो अब इसको जरा कंसीडर करने का प्रयास करो। अगर मैं चार्ज को ओरिजिन पे रखूंगा तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा 0। यहाँ ओरिजिन पे रखोगे तो इस पे टोटल फोर्स कितना होगा? 0। तो देखो मैं यहाँ रखूंगा तो फोर्स लगेगा प्लस वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव, ऊपर यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव, यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव, यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव। लेकिन इस चार्ज को ऊपर की तरफ जब ले जाओगे तो फोर्स सब जगह बराबर नहीं लगेगा। ऊपर ले जाने पे देखो फोर्स बढ़ता है और बढ़ेगा और बढ़ेगा, एक जगह मैक्सिमम हुआ है, उसके बाद फोर्स घटने लगता है और इन्फिनिटी पर ले जाने पर फोर्स हो जाएगा 0। तो कई बार पूछता है कि इस चार्ज को कितना ऊपर रखें कि इस पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, कितना ऊपर रखेंगे? तो इस चार्ज को यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? d। तो इस चार्ज को d/√2 डिस्टेंस पर रखना चाहिए, तब तुमको फोर्स मैक्सिमम आएगा। d/√2 डिस्टेंस ऊपर या d/√2 डिस्टेंस नीचे रखने पर प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पर फोर्स मैक्सिमम आएगा, और ये इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका ग्राफ है। अब ये देखो सिंपल पेंडुलम का केस है। ये चार्ज है ए, ये चार्ज है बी, दोनों सेम नेचर का चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, और दोनों का मास भी बराबर है, एम है एम है। ये रस्सी का लेंथ है हम लोग को एल, और दोनों चार्ज को रखने पर ये इसको रिपेल कर रहा है, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल बनाया है थीटा, और इधर भी ये एंगल बनाया है थीटा। पहले ये सिचुएशन देखो, सिचुएशन में कोई दिक्कत?
इसका आंसर बताओ। बी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं और कौन कौन से, नाम उसका बताओ। हाँ, बी पर टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, नाम उसका। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन, रस्सी का टेंशन, 3 फोर्स लगेगा। अब मुझे बी पर लगने वाला जो फोर्स है उसका डायग्राम बनाना है। कॉपी पे बनाओ। mg लगेगा नीचे की तरफ। mg हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो mg तो नीचे की तरफ हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा -x डायरेक्शन में। ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड होगा इसका? देखना, दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस d नहीं है, 2d है, तो 2d का स्क्वायर करेंगे तो 4, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, 4d स्क्वायर होगा। इसको सही कर लेना, ये 4d स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक, टेंशन किधर लगेगा? तो टेंशन हमेशा रस्सी की तरफ लगता है, यही रस्सी है तो टेंशन इधर, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ इधर टेंशन हो गया। नहीं जानते हैं कितना, तो टी मान लिए। अब ये टेंशन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो ये रस्सी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका फोर्स भी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल ही बनाएगा। तो ये थीटा हो गया। ओके, अब क्या करना है कि ये चूंकि रुका हुआ है तो ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि ये तीनों फोर्स मिलाकर जीरो होगा। ये तीनों फोर्स मिलाकर क्या होगा? जीरो। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। तो कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो इसका एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा जो होगा साइन थीटा में, और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा जो होगा कॉस थीटा में। एंगल बना रहा है ये वाई एक्सिस के साथ, तो इसका कंपोनेंट कॉस में और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा साइन में। तो ये कंपोनेंट हमने बना लिया। तो उसके बाद ऐसे आया, देखो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो इसको अब हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, इसका 2 कंपोनेंट मैंने ब्रेक कर दिया है। तो अब डायग्राम ऐसे दिखेगा। टोटल 3 फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, और एक जो फोर्स है उसका ये 2 टुकड़ा है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो जितना फोर्स प्लस एक्स डायरेक्शन में उतना ही फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में, जितना फोर्स प्लस वाई डायरेक्शन में उतना ही फोर्स माइनस वाई डायरेक्शन में। और एक ये करेक्शन है, ये 4d स्क्वायर है। अब देखो, बराबर कर दिए, ये प्लस एक्स डायरेक्शन का फोर्स और ये माइनस एक्स डायरेक्शन का फोर्स, दोनों को इक्वल कर देना। तो टी साइन थीटा के क्यू स्क्वायर बाई 4d स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो ये टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। जितना फोर्स प्लस वाई डायरेक्शन में उतना ही फोर्स माइनस वाई डायरेक्शन में। अब ये एक तीसरा इक्वेशन जो है वो हमको कभी कभी हेल्प कर सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहां पर देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है और ये लेंथ है एल, ये है थीटा। तो ये लेंथ होगा हम लोग को एल कॉस थीटा और ये लेंथ होगा हम लोग को एल साइन थीटा। तो d इक्वल टू एल साइन थीटा, ये तीसरा भी काम का इक्वेशन है। इसमें एक चौथा भी इक्वेशन कभी कभी काम आता है, जब कहता है एंगल बहुत छोटा होगा। एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा लिखना है। अब क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछेगा इन्हीं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके वो आंसर आएगा। तो यहां तक क्लियर?
अब ये देखो सेम सेटअप है, लेकिन इस बार सेटअप को एयर में नहीं वाटर में रखे हैं। वाटर का डेंसिटी रो डब्ल्यू दिया है और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमको दिया है। इस बार बताओ बी पर टोटल कितने फोर्सेस लगेंगे। इस बार भी आंसर 3 होगा कि बदल जाएगा। हाँ, इस बार टोटल 4 फोर्सेस लगेंगे। देखो ये है वो सारे फोर्सेस। ग्रेविटी लगेगा, हाँ लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा टेंशन वो भी लगेगा। एक और फोर्स आ जाएगा जिसको कहते हैं बॉयंट फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैंने लिक्विड में रखा है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा बॉयंट फोर्स। तो टोटल 4 फोर्स हो गए। डायग्राम बनाते हैं। तो ये देखो mg तो पहले से नीचे की तरफ लग रहा है, वो लगेगा क्या। इलेक्ट्रो बदल जाएगा क्योंकि इस बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया ना, तो के क्यू क्यू बाई कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ 4d² होगा। इसको सही कर लीजिएगा, 4d² है। और टेंशन इधर लगेगा, लेकिन ये टेंशन पहले के टेंशन के बराबर नहीं होगा, ये बदला हुआ है। इस केस के लिए केवल बात कर रहे हैं। तो ये टी होगा और वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा थीटा। एक और फोर्स आ गया है बॉयंट फोर्स, जो ऊपर की तरफ होगा, और बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है रो जी वी, जहाँ वी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है और रो लिक्विड का डेंसिटी है। ये आ गया। अब ये सारा फोर्स मिलाकर 0 होगा, तो टेंशन का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा टेंशन का कंपोनेंट टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा। ऐसे इसका एक कंपोनेंट इधर ब्रेक किए तो ये कॉस में आ गया, एक कंपोनेंट इधर ब्रेक किए तो ये टी साइन में आ गया। तो अब टोटल फोर्सेस हम लोग को इस तरह का है, सब मिलाकर 0 है, सब मिलाकर 0 है। तो हम लोग को ओके, वॉइस लो है क्या, वॉइस सही आ रहा है? 1 मिनट रुको, वॉइस को सही करते हैं। अगर वॉइस लो है तो इसको इम्प्रूव करते हैं। हाँ, अब देखो वॉइस सही आ रहा है। ओके हाँ, तो अब देखो इसमें टोटल फोर्सेस यही हो गया हम लोग को, और सब मिलके 0 होना है। तो जितना फोर्स प्लस x डायरेक्शन में उतना ही फोर्स माइनस x डायरेक्शन में, जितना फोर्स प्लस y डायरेक्शन में उतना ही फोर्स माइनस y डायरेक्शन में। दोनों तो इक्वेशन लिखना है। एक इक्वेशन ये लिखेंगे, देखो सही लिखा है कि गलत लिखा है, इसमें एक करेक्शन है, ये 4d² है। तो एक इक्वेशन मैंने ये लिख दिया, सही है कि गलत है? सेकेंड इक्वेशन देखो ये लिखा हुआ है, सही है कि गलत है? एक तीसरा इक्वेशन भी सही है। ये आया इस ट्रायंगल से, एल है, थीटा है, डी है, तो हो जाएगा cos थीटा और डी इक्वल हो जाएगा एल साइन थीटा। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन है जो काम में आता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होगा। तो ये चौथी इक्वेशन भी हमको काम में आता है। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया है तो ये 4 इक्वेशन आपको आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेगा। अब इससे कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ है, जैसा क्वेश्चन देगा उस हिसाब से मैं इक्वेशन को यूज करूंगा। और जरूरत पड़ा तो 5वां इक्वेशन भी मैं यूज करूंगा, जब एंगल बहुत स्मॉल देगा तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में
जितना भी बेसिक हम लोग रिवीजन किए हैं वो यहाँ तक है। ये सब चीजें आज हमने रिवीजन किया है। एक बार देख लेते हैं कि आज क्या क्या रिवाइज किए हैं। तो सबसे पहले इस तरह का फोर्स का डायरेक्शन और फोर्स का मैग्नीट्यूड रिवाइज किए। उसके बाद इस तरह का सिचुएशन दिया है तो इस क्या फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, इस पे बात हुआ। फिर इसमें हमने देखा, फिर इस सिचुएशन में देखे, फिर इस सिचुएशन का बातचीत हुआ, फिर इस पे। अब यहाँ पे हमने वेक्टर का थोड़ा सा यूज किया, लेकिन संस्था क्वेश्चन दिया क्योंकि चार्ज ए का कोऑर्डिनेट 0,0 दे दिया, तो कितना डायरेक्शन का वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना होगा और वेक्टर टोटल कैसे लिखेंगे, इस पे बातचीत हुआ। इसके बाद यदि ऐसा क्वेश्चन दिया है तब हम बी पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन कैसे देखेंगे, इस पे बातचीत हुआ। कितना मैग्नीट्यूड होगा, इस पे बातचीत हुआ। और टोटल फोर्स को लिखेंगे क्या, उस पे बातचीत हुआ। इसके बाद कूलम्स लॉ जो इस तब क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, इस पे हमने देखा। फिर डाइलेक्ट्रिक के बारे में बातचीत हुआ। यदि चार्जेज को एयर में रखा हुआ है तब फोर्स को कैसे लिखते हैं, और इसी सिस्टम को यदि मैं वाटर में पुट कर दिया तब सिस्टम को कैसे, तब इस सिस्टम पे लगने वाला फोर्स कैसे लिखते हैं, उस पे बातचीत हुआ। उसके बाद छोटा छोटा बात किए, इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट यूनिट क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पे। और उसके बाद मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी पे कुछ बेसिक सवाल पूछा। फिर ये इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोस्टैट में कि डिस्टेंस को डबल कर दिए तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिए तो क्या हो जाएगा, एक चार्ज को डबल कर दिए तो क्या होगा, और